हाँ तो अगर आप कनाडा से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह को फॉलो करते हो या फिर वीडियोस वगैरह देखते हो तो ये लाइन आपने डेफिनेटली बार बार सुनी होगी पिछले 1.5-2 सालों में कि भी कनाडा के अंदर जो घरों के रेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। मतलब अफोर्डेबल कैटेगरी से बाहर जा चुके हैं, स्काई रॉकेट हो चुके हैं, थ्रू द रूफ है। मतलब महंगा हिसाब किताब है। अगर किसी को कनाडा के अंदर कोई अपार्टमेंट, कोई घर, कोई बेसमेंट, कोई कमरा रेंट पे लेना है, लेकिन 2025 के फर्स्ट हाफ में जो रेंट्स के प्राइजेज है ना, इन्होंने एक यू टर्न से ले लिया। मतलब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया क्योंकि मेजर सिटीज़ जैसे कि वैंकूवर, टोरंटो, हैलिफैक्स, कैलगरी, यहाँ पे जो रेंट्स है ना वो 2025 के फर्स्ट हाफ में रिड्यूस हुए हैं 2% से 8% तक। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि ये रेंट्स के प्राइजेस क्यों रिड्यूस हुए हैं, और साथ के साथ जो इमिग्रेंट्स होते हैं जब इनिशियली कनाडा के अंदर आते हैं तो उनको कोई अपार्टमेंट, कोई घर वगैरह रेंट पे लेना होता है, तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, और साथ के साथ एंड में ये भी बात करेंगे कि अगर आप कोई घर, कोई अपार्टमेंट, कोई कमरा या फिर कुछ भी रेंट पे लेने का सोच रहे हो तो किस तरीके से लैंडलॉर्ड, ओनर के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो ताकि आपको जो रेंट की कॉस्ट है कम से कम पड़े। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार CMHC मतलब कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो कनाडा की नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी है, उन्होंने बहुत सारी मेजर हाउसिंग मार्केट्स के अंदर जो आस्किंग रेंट है ना उसके अंदर डिक्लाइन रिपोर्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ आउटफ्लो ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉरेन वर्कर्स। 2025 के फर्स्ट हाफ में मेनली पहले 4 महीनों में कनाडा के अंदर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स की जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। उसकी वजह से जो डिमांड है वो कम हो गई है, और इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रूल है वो यही कहता है कि अगर डिमांड कम होगी तो प्राइजेस वगैरह हैं वो भी कम होंगे। इसी वजह से जो रेंट्स के प्राइजेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं। 2024 और 2025 में मतलब पिछले 1-2 सालों में जो IRCC ने इमिग्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हैं, रूल्स को टाइट किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया है बहुत सारे रूट्स का कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स का कनाडा के अंदर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और साथ के साथ सबसे मेन चीज़ ये है कि जो नंबर है ना उसको लिमिट कर दिया कि भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ाज ही इशू किए जाएंगे और पर्टिकुलर नंबर ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को ही कनाडा के अंदर एंट्री दी जाएगी। उसकी वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हुई है 2025 के फर्स्ट हाफ में। अगर ऑफिशियल फिगर्स को देखें तो यार जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक कनाडा के अंदर जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स का नंबर है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 61,000 से गिर गया है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और साथ के साथ अगर पॉपुलेशन ग्रोथ पे नज़र डालें, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की थी, तो बेसिकली 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो सिर्फ 20,107 हुई है, जो कि काफ़ी कम नंबर है। और साथ के साथ यार ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो डिमांड है वो तो डिक्रीज हुई है, लेकिन उसके साथ साथ सप्लाई भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, क्योंकि जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत हाउसिंग अवेलेबल हो जाती है, लेकिन उसको ऑक्यूपाई करने के लिए इतने लोग कनाडा के अंदर नहीं आ रहे हैं। और जो लोग कनाडा के अंदर ऑलरेडी हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, और ये जो नई यूनिट्स हैं ये वेकेंट जा रही हैं, और इनके वेकेंट रहने की वजह से जो रेंट के प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। अब यार जब रेंटल मार्केट की बात आती है तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 2 टाइप की रेंटल मार्केट्स होती हैं। एक होती है पर्पस बिल्ट प्रॉपर्टीज वाली रेंटल मार्केट, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको ओरिजिनली रेंटल पर्पस के लिए ही बनाया गया था, मतलब जब इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इनको रेंट पे दिया जाएगा, मतलब वो डेडिकेटेड रेंटल यूनिट्स होती हैं। और दूसरी होती है सेकेंडरी रेंटल मार्केट, मतलब ऐसी यूनिट जिनको ओरिजिनली रेंट पे देने के लिए नहीं बनाया गया था, मतलब वो कोई डेडिकेटेड रेंटल यूनिट्स नहीं है, जैसे कि सिंगल डिटैच होम्स हो गए या फिर सेमी डिटैच होम्स हो गए या फिर टाउन हाउसेज वगैरह हो गए। मतलब वो इसलिए बनाए गए थे कि कोई बंदा उसको खरीदेगा और ओनर ही वहाँ पे रहेगा। लेकिन लैंडलॉर्ड्स का आज के टाइम पे ये कहना है कि जो वेकेंट यूनिट्स हैं उनको रेंट आउट करने में, उनको लीज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेनली मेजर सिटीज़ जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर या फिर कैलगरी के अंदर। उसके 2 मेन रीजंस है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो सेकेंडरी रेंटल मार्केट है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि लोग घर खरीद लेते हैं, अपना बेसमेंट रेंट पे देते हैं, या फिर घर ही इसलिए खरीदते हैं ताकि वो रेंट पे दे सके, खुद वहाँ पे नहीं रहना चाहते। साथ के साथ ही जो पर्पस बिल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी भी सप्लाई पिछले 1-2 सालों में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो टेनेंट्स हैं, मतलब जो पोटेंशियल टेनेंट्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसकी वजह से भी जो वेकेंट यूनिट्स हैं वो वेकेंट्स ही रह रही हैं, रेंट आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है ओनर्स को, लैंडलॉर्ड्स को। और यार CMHC की रिपोर्ट ये भी कहती है कि कंप्लीशंस ऑफ रेंटल हाउसिंग यूनिट्स आर अबव देयर 10-year हिस्टोरिकल एवरेजेस इन मोस्ट ऑफ द कैनाडाज हाउसिंग मार्केट्स, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर द कंट्रीज रेंटल हाउसिंग सप्लाई। मतलब पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल जितनी भी पर्पस बिल्ट रेंटल यूनिट्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, इस साल सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बार्गेनिंग पावर है ना वो टेनेंट्स के पास आ गई है। इसी की वजह से जो प्राइस हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि अफोर्डेबल नहीं हुए हैं, रेंट्स के प्राइसेस कम हुए हैं। अगर अफोर्डेबिलिटी इसके नीचे है, इस लाइन के नीचे अगर अफोर्डेबिलिटी है और प्राइस अगर पहले यहाँ थे तो वो यहाँ आ गए हैं। अर्बनेशन कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि रेंटल कंप्लीशंस का बूस्ट रेंटर्स के लिए एक ऐसा मार्केट क्रिएट
कर रहा है, जहां डील्स मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन जो करंट सप्लाई साइकिल है वो जल्दी खत्म हो सकती है अगर नए कंस्ट्रक्शन को स्लो कर दिया गया, और उसकी वजह से फ्यूचर में रेंट्स इंक्रीज फिर से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भी कहाँ पे कितना रेंट रिड्यूस हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, कहाँ पे कम हुआ है। तो बेसिकली हैलिफैक्स एक ऐसी सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंट रिड्यूस हुआ है। तो बेसिकली वहाँ पे 8.30% की रिडक्शन देखने को मिली है। वैंकूवर के अंदर 4.80 की रिडक्शन, और कैलगरी के अंदर 3.6 की रिडक्शन, और साथ के साथ टोरंटो के अंदर सबसे कम है 1.7% की रिडक्शन, लेकिन स्टिल थोड़ा सा तो कम हुआ ही है। लेकिन सिटीज़ जैसे कि एडमंटन, ऑटवा या फिर मॉन्ट्रियल, इनके अंदर जो ईयर ऑन ईयर चेंज है रेंट्स का वो पॉजिटिव है। मतलब रेंट्स अभी भी थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो स्पीड है ना वो स्लो डाउन हो गई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रेंट्स तो रिड्यूस हुए हैं, कहीं पे 2%, कहीं पे 5%, कहीं पे 8.3%, लेकिन स्टिल अभी भी अफोर्डेबल नहीं हुए हैं। मेजर सिटीज़ जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर, यहाँ पे जो रेंट टू इनकम रेशियो है ये अभी भी ज़्यादा है। मतलब हर दूसरा आदमी अपनी इनकम का जो मेजर पोर्शन है ना वो सिर्फ रेंट्स के टूवर्ड्स दे रहा है। एक काफ़ी रिनोन्ड कनेडियन रियल एस्टेट कंपनी की रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी 37% जो लोग हैं उनको रेंट अफोर्ड करना एक स्ट्रगल लग रहा है, इवन रेंट ड्रॉप के बाद भी। अब इतने टफ कंपटीशन की वजह से, ऐसी मार्केट होने की वजह से जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर जो पर्पस बिल्ट प्रॉपर्टी ऑपरेटर्स हैं वो काफ़ी सारे फाइनेंशियल लॉसेज वगैरह बेयर कर रहे हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से जो कंस्ट्रक्शन है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। और एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भी ऐसे ही अगर कंस्ट्रक्शन स्लो होती गई और आने वाले टाइम में अगर जो इमिग्रेशन के नंबर्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से दोबारा क्या होगा, जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से दोबारा से जो रेंट्स के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं जो रेंट की डील्स है ना, जो रेंटल डील्स होती हैं वो लॉक करने के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। मतलब गोल्डन पीरियड है। अगर आप कोई डील वगैरह लॉक कर लेते हो, और पर्टिकुलरली ऐसी जगह पे जहाँ पे रेंट कंट्रोल होता है, तो आपके लिए बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे टेबल देख सकते हो, प्रोविंसेस जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, नोवा स्कॉशिया या फिर ओंटारियो या फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इन प्रोविंसेस के अंदर रेंट कंट्रोल होता है। लेकिन प्रोविंसेस जैसे कि एल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक, सस्कैचुअन, क्यूबेक वगैरह, यहाँ पे रेंट कंट्रोल नहीं होता है। तो बेसिकली जिस प्रोविंस के अंदर रेंट कंट्रोल होता है ना, वहाँ पे जो ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर या फिर लैंडलॉर्ड, वो हर साल ऐसे ही रेंट नहीं बढ़ा सकता। कुछ रेगुलेशंस होती हैं कि भी इतने % से ज़्यादा आप रेंट नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि मैं लंदन में रहता था बहुत साल पहले, ओंटारियो के अंदर, तो वहाँ पे एक साल मेरा रेंट कुछ $1150 था, और अगले साल वो कुछ $12 से रेंट बढ़ा था, तो काफ़ी कम इंक्रीज था। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जो एल्बर्टा के अंदर, यहाँ कैलगरी के अंदर रहता था, उसका पहले रेंट था $1100, लेकिन अगले साल उसका रेंट कर दिया गया $1500, और उससे अगले साल उसका रेंट कर दिया गया $1800। मतलब कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं है, कितने से भी जो ओनर है अपनी मर्जी से रेंट बढ़ा सकता है। लेकिन जिन प्रोविंसेस में रेंट कंट्रोल होता है जैसे कि ओंटारियो या फिर नोवा स्कॉशिया वगैरह, वहाँ पे ऐसे ही कितना भी रेंट नहीं बढ़ा सकता ओनर। तो यही हिसाब किताब होता है। तो इस टाइम अगर आप ऐसी प्रोविंस में डील फिक्स कर लेते हो कि जहाँ पे रेंट कंट्रोल होता है, तो उस केस में अगर आपका अभी कम प्राइस पे रेंट फिक्स हो गया, तो आगे आने वाले सालों में जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहोगे। अब यार बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि ये जो सिचुएशन आजकल हो रखी है, सप्लाई और डिमांड के अंदर गैप आ रखा है, रेंट के प्राइसेस कम हो रखे हैं, तो इस चीज़ को लेवरेज करके किस तरीके से आप अपना फायदा कर सकते हो, अपने रेंट्स के अंदर पैसे सेव कर सकते हो, या फिर बढ़िया बढ़िया रेंटल डील्स वगैरह लॉक कर सकते हो। अगर आप कोई रेंट पे घर देख रहे हो, अपार्टमेंट वगैरह देख रहे हो, कनाडा आने वाले हो, या फिर ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो, एक जगह रेंट पे रह रहे हो, मूव होने की प्लानिंग कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया टाइम है कहीं मूव होने का या फिर नई रेंटल डील लॉक करने का। सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे दबा के नेगोशिएट करो, क्योंकि आज के टाइम पे जो पावर है ना वो टेनेंट्स के पास है, लैंडलॉर्ड्स के पास नहीं है। और साथ के साथ अगर रेंट कम नहीं हो पा रहा है तो फर्स्ट मंथ या फिर फर्स्ट 2 मंथ फ्री रेंट मांगो, या फिर जो साइनिंग बोनस होता है वो मांगने की कोशिश करो, या फिर जो मूविंग अलाउंसेस होते हैं वो मांगने की कोशिश करो। मतलब कोई ना कोई डील मांगने की कोशिश करो। जो लैंडलॉर्ड्स हैं आजकल रेडी हैं, उनको बस यही है कि जो हमारी वेकेंट यूनिट है ना वो रेंट पे चढ़ जाए, लीज आउट हो जाए, ताकि उनको थोड़ा हिसाब किताब बढ़िया हो जाए। तो इसलिए दबा के नेगोशिएट करो। साथ के साथ जो डाउनटाउन होता है ना, मतलब जो सिटी सेंटर होता है, मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उससे अगर आप 10-12 किलोमीटर दूर चले जाते हो, या फिर सिटी के आउटस्कर्ट्स में, सबर्बन एरियाज में चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम रेंट मिलेगा। मतलब ऑब्वियसली ये ध्यान रखना, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपके पास कोई प्राइवेट व्हीकल गाड़ी वगैरह नहीं है, तो आपको बस कनेक्टिविटी चाहिए होगी, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन वहाँ पे आपको कम रेंट में बढ़िया यूनिट्स मिल जाएंगी। तीसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई कॉन्डो अपार्टमेंट वगैरह रेंट करने का सोच रहे हो, तो जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड
कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होती हैं, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स है ना, वो ढूंढने की कोशिश करो, उनको रेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे जो ओनर है उसको जल्दी होगी कि भी फटाफट से यूनिट रेंट पे चढ़ जाए, क्योंकि वो वेकेंट पड़ी हुई है, अभी अभी बनी है। तो वहाँ पे आप नेगोशिएट कर पाओगे, दबा के इंसेंटिव्स वगैरह मांग पाओगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। और अगर आपको कोई भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नहीं मिल रही है या फिर आप किसी नई बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते, तो उस केस में अगर आप पुरानी बिल्डिंग में जाते हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे रेंट कंट्रोल होता है। ऑल दो प्रोविंस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये है कि आज के टाइम पे जो कम रेंटल प्राइसेस चल रहे हैं उनको आप लॉक कर पाओगे, तो लॉन्ग रन में आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। और आखिरी ट्रिक ये बताना चाहूँगा कि जो भी लिस्टिंग्स वगैरह होती है ना, उनको रेगुलरली डेली बेसिस पे चेक करो, क्योंकि जो बढ़िया यूनिट्स होती हैं, जो बढ़िया डील्स होती हैं, वो बहुत जल्दी हाथ से निकल जाती हैं। तो थोड़े से एग्रेसिव हो जाओ और अपनी जो बढ़िया डील है उसको लॉक करो। अब यार एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि ऐसे सिनेरियोज कनाडा के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो जितना भी फायदा है आप आज के टाइम पे उठा सकते हो। लेकिन हाँ, कब तक रेंट पे रहते रहेंगे? मन तो ये होता है ना कि कनाडा के अंदर अपना बढ़िया सा घर हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि कनाडा के अंदर घर खरीदने का क्या प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आप राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और साथ के साथ डाउन पेमेंट इकट्ठी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं है क्या रोड मैप होना चाहिए, TFSA FHSA किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो में मिलेंगे। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड पता ही आपको कीप हसलिंग।